अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, पेश खिदमत है आज की कहानी। कहानी में आगे बढ़ने से पहले मेरी नए आने वाले दोस्तों से अपील है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। एक छोटे से रेस्तुरान में चाय के घोंट लेते हुए उसने कहा, इस तरह के स्क्रिप्ट बड़ी जहानत से तैयार किए जाते हैं, लेकिन हमारा काम उनमें खामियां तलाश करना है और वहीं हम ऐसे मंसूबों को फेल करते हैं। मसलन थाने बुलाकर मैं इन खातून से जो सवालात करूंगा वो कुछ इस तरह के होंगे। नंबर 1, हुमा खातून को इम्तियाज साहब की मौत की इत्तला कब और कैसे हुई? उन्हें इम्तियाज अहमद के अहले ख़ानदान के बारे में तफसील मालूम थी, तो उन्होंने इस मौत की तस्दीक के लिए किसी से मुलाकात क्यों ना की? नंबर 2, इम्तियाज साहब की इस खुफिया शादी का इल्म किसी को नहीं था और यहाँ उनके बीवी बच्चे थे, तो उन्हें किसी रमज़ी साहब के फ्लैट में क़याम की ज़रूरत क्यों पेश आई, या उन्होंने रमज़ी साहब के मसनूई नाम से फ्लैट क्यों खरीदा? हुमा खातून को सिर्फ जायदाद की तकसीम के वक़्त ही शोहर की याद क्यों आई? सबसे अहम पॉइंट ये कि ये फ्लैट उनके पास कब से है जिसमें वो रह रही हैं? इम्तियाज साहब के बच्चे कौन से स्कूलों में कब से पढ़ते हैं और वहाँ उनकी वालदियत में क्या नाम दर्ज है, वगैरह। नादर खामोश हो गया। मैं तहसीन अमीज नज़रों से उसे देखता रहा। वाकई ज़बरदस्त सवालात थे जो एक ज़हीन पुलिस अफीसर ही सोच सकता था। उसके खामोश होने पर मैं सवालिया नज़रों से उसे देखने लगा। कुछ देर के बाद उसने कहा, प्रोग्राम बदलना पड़ेगा। क्या? हुमा खातून को थाने बुलाना मुनासिब नहीं, क्योंकि मुकाबला ताहरा खानम जैसी खतरनाक औरत से है। मैं नहीं समझा। मैंने कहा, ज़ाहिर है इन सवालात की तफसील ताहरा खानम को मालूम होगी और वो अपने स्क्रिप्ट की खामियां दूर कर लेंगी, जबकि हम अदालत में इन सवालात को उठाकर मुअस्सर नतीजा हासिल करेंगे। बिल्कुल ठीक, मैंने तायद की। फिर कहा, एक बात बताएं, आपको यकीन है कि ये कहानी ताहरा खानम ही की तरतीब दी हुई है? बहुत ज़्यादा बुलंद परवाज़ कभी कभी बुरी तरह गिराती है। ताहरा खानम ने मेरी बेइज्जती की थी, जिसकी रंजिश मुझे है, लेकिन मैं इनकी हैसियत और इख्तियारात भी जानता हूँ, इसलिए कोई भी अमल बहुत ठोस बुनियाद पर करना होगा। मैं हर कदम मुहतात होकर उठाऊंगा। ठीक है, उठें, उसने पूछा और मैंने आमादगी जाहिर कर दी। मुझे घर पर ही ड्रॉप कर दो। नादर खान को उसके घर पर छोड़कर वापस आते हुए मेरा जहन हिमा खातून में उलझा रहा। मैं उनकी शख्सियत पर गौर करता रहा। ये खातून खासी दिलकश थी। क्या वाकई पापा उनसे शादी कर सकते थे? पापा इनसे किस तरह मुतासर हो सकते थे? अगर सिर्फ हुस्न जमाल की बात होती तो मेरी मामा भी कम पुरकशिश नहीं थी, और फिर पापा ने अपनी नेक फितरत की बिना पर निगहत आरा जैसी हसीन तरीन खातून को नज़रअंदाज कर दिया था। वो किसी तरह ऐसा नहीं कर सकते थे। बहरहाल हिमा खातून से ये मुलाकात काफ़ी सनसीखेज रही। फिर एक और सनसीखेज रात का आगाज हो गया। मामूल के मुताबिक दस्तरख्वान लगा था। कई खाने पके थे। अमूमन दस्तरख्वान पर कई खाने होते हैं। इस वक्त भी बिरयानी, नरगसी कोफ्ते, कड़ाही और पालक गोश्त मौजूद था। हम सब दस्तरख्वान पर बैठे तो एक अजीब नागवार सी बू का एहसास हुआ। सबसे पहले ताया अबू चौंके थे। उन्होंने खाने के बर्तन सूंघना शुरू किए और सबके हाथ रुक गए। क्या बात है अबू? हिरा ने पूछा। एक अजीब सी बदबू महसूस हो रही है। अफशा बहन, तुम देखना, किसी खाने से तो बू नहीं आ रही। मामा ने भी खानों की डिशें सूंघी और फिर बोली, नहीं मुमताज़ भाई, ये सब ठीक है। बू मुझे भी आ रही है, या तुम लोगों को भी इसका कोई एहसास है? बू तो कमरे में दाखिल होते ही महसूस हुई थी ताया अब्बू। मैंने कहा, हाँ बू आ रही है। सुल्ताना भी बोली और सब चारों तरफ देखने लगे। इतने में ज़ुबैदा कुछ चीज़ें लेकर अंदर आई तो ताया अब्बू ने कहा,
हमीदा, तुम्हें कुछ बो महसूस हो रही है? जी साहब जी, कमरे की सफाई अच्छी तरह की है, कहीं कोई चूहा वगैरह तो नहीं मर गया? पूरा कमरा साफ है साहब जी, आप देख लें, कोई ऐसी चीज़ नहीं। हमीदा ने कहा और सब खाने में मसरूफ़ हो गए, लेकिन कुछ बेकैफ़ी सी रही। अलबत्ता एक और चौंकान देने वाली बात हुई। दानिया एक मुहज़्ज़ब लड़की थी, उसे मामा ने हर तरह के आदाब से मरसा किया था, लेकिन उस वक़्त उसने एक हरकत की। उसने बिरयानी की प्लेट इस तरह भरी कि बस चावल गिरने की कसर रह गई। फिर उसने बड़े गैर मुहज़्ज़ब अंदाज में खाना शुरू किया। किसी और ने शायद इस बात को महसूस नहीं किया, लेकिन मुझे बहुत अजीब लगा। इसके अलावा ये चावल इतने थे कि दानिया 4 बार में भी इन्हें नहीं खा सकती थी। मुझे उसकी खुराक मालूम थी, लेकिन दानिया ने बड़े आराम से प्लेट खाली कर ली। फिर उसने खासे बड़े साइज़ के 4 नरगिसी कोफ्ते प्लेट में डाले और रोटी लेकर उन पर पल पड़ी। अब दूसरे लोग भी उतर मतवज्जा हुए, लेकिन किसी के दिल में कोई ख्याल नहीं आया। अलबत्ता मैं इस बात को नज़रअंदाज नहीं कर सका। दानिया गज़ब ढा रही थी। कम से कम 6 अफराद का खाना खा चुकी। लोग तकरीबन खाना ख़त्म कर चुके, लेकिन वो दूसरों से बेनियाज खाने में मसरूफ़ थी। कढ़ाई की पूरी प्लेट चट करके उसने दोबारा बिरयानी की डिश अपनी तरफ सिरकाई तो मामा बोले बगैर ना रह सकी। दानिया बेटे, क्या बात है, ज़्यादा भूख लगी है? दानिया जैसे सोते से चौंक पड़ी। उसने प्लेट रखते हुए कहा, नहीं मामा, खा चुकी। सब उठ गए और खाने के कमरे से बाहर निकल आए। मेरे जहन में एक अजीब सा वहम बेदार हो गया। मैंने दानिया पर निगाह रखी और मेरे वहम को तकवीत मिलती रही। दानिया किसी मुश्किल का शिकार थी, किसी एहसास में उलझी हुई। कुछ अजीब सा अंदाज था उसका। मैंने फैसला कर लिया कि उससे बात करूँगा। रात के कोई 10:30 बजे थे। सब लोग कमरों में जा चुके थे। मैं मामा के कमरे में दाखिल हो गया। दानिया तकिए के सहारे नीम दराज थी। मेरे कमरे में दाखिल होने पर भी उसके अंदाज में तब्दीली नहीं हुई। तब मैंने उसे आवाज़ दी, दानिया। वो उछल पड़ी। मामा ने भी मेरी आवाज़ पर आंखें खोल दी। दानिया तो कुछ ना बोली, लेकिन मामा ने कहा, क्या बात है? कुछ नहीं मामा, ऐसे ही दानिया को बुलाने आया था। आओगी दानिया, बाहर 1-2 चक्कर लगा कर आएँ। इससे पहले कि वो कुछ बोलती, मैंने तहकमाना लहजे में कहा, आओ। वो अपनी जगह से उठ गई। हम आते हैं मामा, मैं अभी आऊँ, मामा ने कहा। नहीं, आप आराम करें, हम अभी आते हैं, मैंने जल्दी से कहा और दानिया का हाथ पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन दानिया उछलकर पीछे हट गई। उसके चेहरे पर अजीब से खौफ के आसार फैल गए। मैंने हैरत से उसे देखा और कहा, क्या हुआ? दानिया चौंक पड़ी और फिर बोली, कुछ नहीं, मुझे यूं लगा जैसे आप गुदगुदी करने के लिए हाथ बढ़ा रहे हैं। चलिए। वो तेजी से आगे बढ़ी और मुझसे पहले दरवाजे से बाहर निकल गई। ये सब कुछ बदला बदला सा था, कोई और कुछ नहीं महसूस कर सकता था, लेकिन मेरे जहन में कुछ और ही पक रहा था। मैंने यहाँ भी वही बो महसूस की थी और ये मेरा वहम नहीं था। मामा से मैं उस बो के बारे में नहीं पूछ सका, लेकिन कमरे में दाखिल होते ही मुझे उस बो का एहसास हुआ था। और इस वक्त भी जब दानिया के साथ कमरे से बाहर निकल आया, वो बो मुसलसल महसूस हो रही थी। दानिया मुझसे 2 कदम आगे चल रही थी और मैंने उसका हाथ पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया तो वो अजीब से अंदाज में पीछे हट गई। ये भी एक तजर्बा था। उसके साथ आगे होता हुआ बिल्कुल गैर इरादी तौर पर दादी अम्मा के कमरे के सामने रुका और एकदम मेरे दिल में ख्याल आया कि मैं दानिया को दादी अम्मा के पास ले जाऊं। मैंने उसे आवाज़ दी और वो रुक गई। आओ दानिया, ज़रा अंदर आओ, मैंने कहा, लेकिन दानिया के चेहरे पर फिर वही कशमकश पैदा हुई। आओ, क्या बात है? मैंने कहा तो वो खौफजदा लहजे में बोली, नहीं, मैं अंदर नहीं जाऊंगी, मुझे डर लगता है। दादी अम्मा से?
आओ तुम क्या फजूल हरकतें कर रही हो। मैं उसकी तरफ बढ़ा तो अचानक ही उसने बाहर की जानब छलांग लगा दी। वो तेजी से दौड़ती हुई राहदारी के बाहर जाने वाले हिस्से की तरफ भागी। मैं उसे आवाज़ें देता हुआ उसके पीछे दौड़ा, लेकिन दानिया की रफ्तार नाकाबिले यकीन थी। उसने राहदारी से बाहर छलांग लगाई और फिर बेइख्तियार दौड़ती चली गई। उसका रुख उस पुराने हिस्से की जानब था जो हमारी रहायशगाह के तौर पर तैयार किया गया था। मैं एक लम्हे के लिए रुका, लेकिन दानिया के खौफ की वजह से मैं नहीं समझ सका। दूसरे लम्हे वो पुराने हिस्से का दरवाज़ा खोलकर अंदर चली गई। मैंने उसका पीछा नहीं छोड़ा। मैं भी तेज़ी से दौड़ता हुआ खुले दरवाजे से अंदर दाखिल हो गया और फिर मैंने रुककर उसे आवाज़ दी, दानिया क्या तुम पागल हो गई हो? दानिया कहाँ छुपी हुई हो तुम? मैं एक एक हिस्से को रोशन करता रहा और दानिया को आवाज़ें देता रहा, लेकिन साफ महसूस हो रहा था कि इस वक्त यहाँ कोई इंसानी वजूद मौजूद नहीं। हर तरफ हू का आलम तारी था और कहीं से सांस तक की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। दानिया कहीं चली गई तुम? अगर छुप गई हो तो सामने आओ, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। बात तो सुनो मेरी। लेकिन हर तरफ मुकम्मल खामोशी थी। मेरे अंदर बेचैनी का समंदर मुअज्जन हो गया। दानिया यकीनन अजीबोगरीब कैफियत का शिकार थी और वो इस वक्त अपने आपे में नहीं थी। मैं याद करने लगा कि इससे पहले कब मैंने उसकी कैफियत में कोई तब्दीली महसूस की, लेकिन सुबह तक ठीक थी, बल्कि शाम को भी ठीक थी। बस इस वक्त ना जाने उसे क्या हो गया था, इतना खाना कैसे खा गई। थक हार कर मैं वापस लौट आया और दबे कदमों से झटकता हुआ मामा के कमरे में दाखिल हुआ। मामा से इस सिलसिले में क्या कहूँगा, लेकिन दूसरे ही लम्हे मेरी आंखें हैरत से फैल गईं। दानिया अपने बिस्तर पर आंखें बंद किए हुए लेटी थी। मामा कभी शायद नीम ख्वाबीदा थी। मेरे कदमों की चाप पर भी उन्होंने चौंक कर आंखें नहीं खोली। मैं देर तक कमरे में खड़ा गहरी गहरी सांसें लेता रहा, फिर आहिस्ता आहिस्ता कदमों से दानिया की जानब बढ़ा, लेकिन दानिया का कोई रद्द अमल नहीं हुआ। इसका मतलब था कि वो सो रही है, मगर बात मेरी समझ में नहीं आ सकी कि दानिया को क्या हुआ। मैं वापस अपने कमरे में आ गया और अपने बिस्तर पर लेट गया। मेरा दिल बुरी तरह धड़क रहा था। अब तक जो कुछ हुआ था उसका ताल्लुक मेरी अपनी ज़ात से था और मुझे कोई नुकसान भी नहीं पहुंचा, बल्कि एक तरह से मेरे हाथों उन पुरइसरार कुव्वतों को ही नुकसान पहुंच रहा था। ये पहला मरहला था कि मेरे अलावा कोई और इस कैफियत का शिकार हुआ, लेकिन वो मेरी बहन दानिया थी। ना जाने रात के कौन से पहर तक इस बारे में सोचता रहा। मैंने सोचा कि अगर दानिया पर कोई अमल किया गया है तो फिर देख लूँगा मैं सबको। ये बात मेरे जहन में एक आतशी हसीयत इख्तियार कर गई। दूसरी सुबह मैं कैसर खान के पास जाने से पहले मामा के कमरे की तरफ गया ताकि दानिया की कैफियत का जायज़ा लूँ। कमरे का दरवाज़ा खोला तो मामा जाग रही थी। अच्छा हुआ तुम आ गए। दानिया क्या तुम्हारे पास आई थी? मैंने चौंक कर दानिया के बिस्तर की तरफ देखा, वो वहाँ मौजूद नहीं थी। कहाँ गई वो तो इतनी सुबह जागती नहीं। तभी तो मैं हैरान हूँ। मुझे महसूस हुआ कि वो जाग कर बाथरूम की जानब बढ़ी। जब बहुत देर हो गई तो मैंने बाथरूम जाकर उसे आवाज़ें दी। बाथरूम का दरवाज़ा खोला, लेकिन दानिया बाथरूम में नहीं थी। मामा वो कहाँ गई है, मैं देखता हूँ, मैंने कहा और उसके बाद मैं बाहर निकल आया। बाहर पहुंचा तो कैसर खान जाग रहा था। कैसर खान, दानिया तो बाहर नहीं आई। जी साहब, हम तो खुद हैरान था। वो उधर सामने गई हैं। उसने घर के पुराने हिस्से की जानब इशारा किया और मैं बेइख्तियार उस तरफ दौड़ा। क्या हुआ साहब? कैसर खान ये कहता हुआ मेरे पीछे आया। मैंने उसे नहीं रोका और दौड़ता हुआ सामने वाले हिस्से के दरवाजे से अंदर दाखिल हो गया। अंदर कदम रखते ही मैंने एक बार फिर दानिया को आवाज़ दी, लेकिन हर तरफ पुरइसरार खामोशी तारी थी। मैं आगे बढ़ा और एक एक कमरे की तलाशी लेने लगा। फिर एक कमरे में पहुंचा तो एकदम मुझे एक आवाज़ सुनाई दी। ये मियाऊं की आवाज़ थी।
میں نے پلٹ کر دیکھا تو سفید رنگ کی ایک خوبصورت سی بلی ایک کارنس پر بیٹھی مجھے دیکھ رہی تھی۔ میری نگاہیں اس سے ملی تو ایک بار پھر اس نے منہ سے باریک سی آواز نکالی۔ میں غصے سے اس کی جانب بڑھا تو جیسے اس نے میری کیفیت کو محسوس کر لیا، ایک بہت ہی لمبی چھلانگ لگا کر وہ ایک روشن دان پر پہنچی اور پھر دوسرے لمحے روشن دان سے باہر نکل گئی۔ میں پھر دانیہ کو آوازیں دینے لگا۔ پھر اس وقت کیسر خان کی آواز ابھری، صاحب صاحب او او۔ اچانک ہی یوں لگا جیسے کیسر خان کو کچھ ہو گیا ہو۔ اس کی آواز او او کی تھی، بڑی عجیب سی آواز تھی۔ میں جلدی سے دروازے سے باہر آیا تو میں نے دیکھا کہ کیسر خان کی گردن ٹیڑھی ہو رہی ہے، اس کا ایک پاؤں اوپر اٹھا ہوا ہے۔ انداز ایسا تھا جیسے کسی نے اس کی گردن میں ہاتھ ڈال کر اسے گرانے کی کوشش کی ہو، اور پھر ایک زوردار آواز آئی۔ کیسر خان تقریباً 3-4 فٹ دور جا کر دیوار سے ٹکرایا، اس کے منہ سے خون ابل رہا پڑا تھا۔ کیسر خان، میں نے اسے آواز دی اور کیسر خان نے سہارا لے کر اٹھنے کی کوشش کی، لیکن یوں لگا جیسے پھر کسی نے اس کے جبڑے پر گھونسا مارا ہو۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، لیکن خوف سے نہیں۔ میں ایک عجیب سے جوش کے عالم میں آگے بڑھا اور میں نے ہوا میں گھونسے چلانا شروع کر دیے۔ سامنے آؤ، مجھ سے لڑو، سامنے آؤ۔ مجھے یوں لگا جیسے کوئی ایک دم پیچھے ہٹا ہو۔ کیسر خان ایک طاقتور آدمی تھا، بے شک اس کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا تھا، لیکن اس نے بہت زیادہ اثر قبول نہیں کیا تھا۔ منہ سے خون نکل رہا تھا جو یقیناً گھونسوں کا نتیجہ تھا۔ وہ فوراً ہی کھڑا ہو گیا اور مجھے دیکھنے لگا۔ میں دروازے کی جانب بھاگا۔ باہر نکل کر دکھاؤ یہاں سے، اب میں بھی تمہیں دیکھوں گا کہ تم کون ہو۔ چند لمحے دروازے کے پاس کھڑا رہا اور اس کے بعد غصے کے عالم میں پورے کمرے میں چکراتا پھرا۔ کیسر خان اپنے منہ سے نکلنے والا خون صاف کر رہا تھا۔ اچھا خاصا زخمی تھا، لیکن باہمت آدمی تھا۔ جب کوئی آواز سنائی نہیں دی تو ایک بار پھر میں نے دانیہ کو آواز دی۔ میں بھی سارے کمرے دیکھ چکا صاحب، پر چھوٹی بیٹی ادھر نہیں، حالانکہ میں نے اس کو ادھر ہی آتے ہوئے دیکھا تھا۔ میرا ہاتھ پکڑو کیسر خان، میں نے کہا، اور اس نے آگے بڑھ کر میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ تمہیں تکلیف ہو رہی ہے؟ ارے نہیں صاحب، کوئی تکلیف نہیں، آپ کا جو مرضی ہو بولو، کیسر خان آپ کا خادم ہے، کیسر خان نے سینے پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ بہرحال اس کے بعد میں کیسر خان کے ساتھ ایک ایک کمرے میں چکراتا پھرا اور میں نے پورے گھر کی تلاشی لے ڈالی، لیکن دانیہ یہاں موجود نہیں تھی۔ البتہ وہ مدم مدم سی ناگوار بو جو کسی کچے گوشت جیسی تھی، جس میں تعفن اٹھنے لگا ہو، یہاں بھی پھیلی ہوئی تھی۔ کیسر خان، تمہارے منہ میں چوٹ لگی ہے؟ جی صاحب، بس پانی کی کلی کرے گا، سب ٹھیک ہو جائے گا، کیسر خان نے بے خوفی سے جواب دیا۔ تو پھر آؤ۔ کچھ لمحوں کے بعد میں اس کے ٹھکانے پر پہنچ گیا۔ میں چائے کا پانی رکھتا ہوں، صاحب خراب ہو گیا ہوگا۔ پہلے تم اپنا حلیہ درست کرو، یہ بتاؤ اور تو کہیں چوٹ نہیں لگی؟ نہیں صاحب۔ کیسر خان، میں ذرا اندر چکر لگا لوں؟ جیسا آپ بولو صاحب، ابھی چائے بنائے۔ میں کچھ سوچ کر تیز قدموں سے اندرونی حصے کی جانب بڑھا اور راہداری میں داخل ہو گیا، لیکن سامنے ہی مجھے ہیرا اور سلطانہ نظر آئیں جو گھبرائی سی تیز قدموں سے چلی آ رہی تھی۔ ملی، دونوں نے سوال کیا اور مجھے صورتحال کا اندازہ ہو گیا۔ دانیہ اس وقت اندر نہیں پہنچی تھی۔ کیا ہوا؟ کچھ پتا چلا کدھر گئی ہو وہ؟ ماما نے مجھے دیکھتے ہی سوال کیا۔ نہیں ماما، کچھ نہیں پتا چلا۔ چلو ادھر ادھر دیکھو، ہم سب منتشر ہو گئے۔ پتہ نہیں حمیدہ کسی کام سے میرے کمرے میں گئی اور وہاں سے چیختی چلاتی واپس آئی۔ یہ ہے دانیہ بی بی۔ یہ آواز سبھی نے سن لی اور ہم سب بے اختیار کمرے کی جانب دوڑے۔ دانیہ حیران پریشان سی میرے پلنگ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے کسی قدر خوف بری نگاہوں سے ہمیں دیکھا۔ ماما نے دوڑ کر اسے لپٹا لیا۔ یہاں کیا کر رہی ہو دانیہ؟ یہاں کیوں آ گئی کسی کو بتائے بغیر؟ دانیہ نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا لیکن بول نہ سکی۔ میں تھوڑے فاصلے سے اسے دیکھ رہا تھا اور ایک دم مجھے یہ احساس ہوا کہ اس وقت دانیہ صحیح کیفیت میں ہے۔
ना तो वो बदबू उठ रही है और ना ही दानिया के चेहरे पर वो अनोखी कैफियत है जो मैंने पहले देखी थी। वो परेशानी से एक एक की सूरत देख रही थी। मामा उसे उठाकर अपने कमरे में लाईं। तुम्हें क्या हुआ है दानिया, कहाँ चली गई थी? खुदा की कसम मामा मुझे नहीं मालूम। पता नहीं क्यों मुझे अपने कंधों पर एक बोझ सा महसूस हुआ। मेरे कंधों में भी दर्द हो रहा है। मुझे क्या हुआ है? कल से अब तक की कोई बात मुझे याद नहीं। कल उस वक़्त की बातें याद हैं जब मैं बाहर क्यारी में फूल तोड़ने गई। मैंने कुछ फूल तोड़े जो न जाने क्यों मेरे हाथ से गिर गए और फिर यूं लगा मामा जैसे मैं खो गई हूँ। मुझे कुछ याद नहीं रहा। कल से अब तक की बातें मुझे बिल्कुल याद नहीं। खुदा के वास्ते मुझे बताइए मुझे क्या हुआ है? क्या मैं बीमार हो गई हूँ? ताया अब्बू ने आगे बढ़कर कहा, नहीं बेटा, कभी कभी इस तरह सर चकरा जाता है, कोई ख़ास बात नहीं, आराम करो। मैं डॉक्टर इश्तियाक को फ़ोन करता हूँ, वो आएंगे तुम्हें देख लेंगे। ताया अब्बू कमरे से बाहर निकल गए। हीरा और सुल्ताना देर तक बैठी दानिया को तसल्लियाँ देती रहीं। दानिया एक ही बात कह रही थी कि उसे नहीं मालूम क्या हुआ है। फिर मैं बाहर निकल आया और कैसर खान के पास जा पहुंचा। क्या कहते हो कैसर खान इन तमाम बातों के बारे में? मैंने कहा, मैं क्या बोलेगा साहब, एक बात बस मेरे जहन में आता है। क्या साहब, हम लोगों को उधर आग नहीं लगाना चाहिए था। बात यह है कि कोई भी जगह किसी एक की नहीं होती। इधर जो आबादी है उसे हमारे हाथों नुकसान पहुंचा है, अल्लाह खैर करे। जो वाक़यात पेश आते रहे हैं कैसर खान, उनमें से कुछ तुम्हारे इल्म में भी हैं। हाँ साहब, हमने आपको पहले भी बोला कि उधर बाकायदा दूसरी आबादी है। मेरा पटाई भी इसी वजह से हुआ कि मैंने आपके साथ उधर आग लगाने में मदद किया था। मैं माफ़ी चाहता हूँ कैसर खान कि तुम्हें मेरी वजह से तकलीफ़ हुई। खुदा का कसम साहब, नहीं, हम पठान लोग हैं, इज्जत से जीता है, इज्जत से मरता है। आपका नमक खाया है साहब, जो आप पर गुजरेगा वही हम पर गुजरेगा, हमको इसका परवाह नहीं। आप मेरे को ये बताओ कि बेटी साहब का क्या हुआ? वो अंदर मौजूद है। कैसर खान, मैं तुम्हें और एक बात बताऊं, मैं तो खैर काफ़ी दिन से इन लोगों के जाल में फंसा हुआ हूँ, मगर मेरे घर का दूसरा फर्द पहली बार शिकार हुआ है। आप जिस तरह भी चाहो काम करो साहब, कैसर खान आपके साथ है। पर एक मशवरा ज़रूर है, वो ये कि कोई ऐसी लड़ाई मत लड़ो जो एक दूसरे को तकलीफ़ पहुँचे। अब मैं कैसर खान को क्या बताता कि सूरत हाल क्या हो गई है। यही मेरा थोड़ा बहुत राजदार था। और उसके बाद बड़ी बेकैफ़ी से वक़्त गुजरा। ताया अब्बू से मुलाकात हुई तो पता चला कि डॉक्टर इश्तियाक डस्का गए हुए हैं, उन्हें वहाँ कोई काम था। दानिया की तबीयत अब काफ़ी ठीक थी और कोई ऐसी बात नहीं थी जो बाइस तशवीश होती। कैसर खान ने जो कहा था कि बराह रास्त उन लोगों से लड़ाई ना लड़ी जाए, वो भी एक सही बात थी। ये बात तो अच्छी तरह मालूम हो चुकी थी कि ये इमारत असीब ज़दा है, यहाँ जिन्नों की आबादी भी है। लेकिन मैं क्या करता, मैं तो इन तमाम चीज़ों से नावाकिफ़ था और इसी नाकफियत की बिना पर मेरे हाथों से सफियूना का खून हो गया। अब ये तो किसी तौर मुमकिन नहीं कि मैं गोरनी से शादी कर लूँ। सफियूना किसी भी रंग में आए, मैं उससे शादी तो नहीं कर सकता। सफियूना और गोरनी के तसव्वुर के साथ ही मेरे जहन में अरशाम सजीदा और मिसिज अरशाम आईं। सीजा ने जिस तरह मेरी जानब कदम बढ़ाए थे, अगर मैं किसी और कैफियत में होता तो शायद उससे मुतासर हो जाता। लेकिन कुदरत ने मुझे फ़ौरन ही सूरत हाल से रोशनास करा दिया। मेरे दिल में एक ख्याल उभरा कि क्यों ना एक बार फिर उनके घर जाकर उनसे मिलने की कोशिश की जाए। इस वक्त तो वो सब गायब हो गए। अब देखता हूँ कि वो मिलते हैं या नहीं। ये ख्याल दिल में कुछ जड़ सा पकड़ गया। दानिया की कैफियत रात को भी बेहतर रही। रात को वो पुरसकून तरीके से सोई। मैंने कई बार मामा के कमरे में जाकर उसे देखा। इस वक्त तो वो बदबू आ रही थी और ना ही दानिया के चेहरे में कोई तब्दीली थी। मैं बहुत देर तक अपनी बहन को देखता रहा। बेपनाह प्यार था मुझे उससे। 2 हमले हो चुके थे उस पर। उसे इन हमलों से कैसे बचाया जाए, मैं सोच रहा था।
سب سے بڑی مشکل یہ تھی کہ اس کے بارے میں میرا کوئی رازدار نہیں تھا، کوئی ایسا نہیں تھا جو مشورہ دے سکے۔ تایا ابو بیچارے ایک بے ضرر آدمی تھے، یہ تو کسی طور ممکن نہیں تھا کہ اس پر اسرار مخلوق کے ساتھ رہتے ہوئے انہیں اس کی یہاں موجودگی کے بارے میں معلوم نہ ہو، لیکن وہ خود کسی نقصان پہنچانے والوں میں سے نہیں تھے۔ پھر میں تیار ہو کر ایک خیال سے باہر نکل آیا اور کیسر کو گاڑی نکالنے کا اشارہ کیا۔ کدھر چلے صاحب؟ کیسر خان کی آواز نے خیالات منتشر کر دیے اور میں نے اسے ارشام کے گھر چلنے کی ہدایت کر دی۔ کیسر خان نے گاڑی کی رفتار بڑھا دی۔ کیسر خان اطمینان سے ڈرائیونگ کرتا ہوا اسی جگہ پہنچ گیا، لیکن اس کوٹھی کے گیٹ پر نگاہ پڑتے ہی میرے چہرے پر ایک بار پھر حیرت کے نقوش بیدار ہو گئے۔ 100% یہی کوٹھی تھی، لیکن زمین و آسمان کا فرق محسوس ہو رہا تھا۔ اس وقت کوٹھی کا گیٹ چمکدار اور آس پاس کا ماحول انتہائی شفاف تھا۔ گیٹ کی دوسری طرف جو کچھ نظر آ رہا تھا وہ بھی قابل دید تھا۔ پہلے ایک انتہائی خوبصورت لان اور سرخ بجری سے سجا ہوا راستہ اصل عمارت تک جاتا تھا، لیکن اس وقت وہاں پیلے رنگ کی بدصورت جلی ہوئی گھاس اور کچا بدنما راستہ نظر آ رہا تھا۔ یہی کیفیت گیٹ کی بھی تھی۔ بد رونق جگہ جگہ سے اکھڑے ہوئے رنگ اور مڑی ہوئی گریل والا یہ گیٹ انتہائی بد شکل تھا۔ میں نے کیسر خان سے کہا، خان ہم غلط نہیں آ گئے؟ پہلے بھی تم یہاں آ چکے ہو، کیا اس عمارت کی یہی شکل تھی؟ نہیں صاحب، پر یہ اتنی جلدی کیا ہوا؟ ابھی تو چند ہی روز گزرے ہیں۔ میرے کو ایک بات بولو صاحب، آپ کا مہربانی ہوگا۔ آپ پہلے اس عمارت میں خاص بندے کو ملنے آیا، کوئی جانا پہچانا لوگ ادھر رہتا تھا، یا پھر صاف یہ عمارت بھی اسی عمارت کا برانچ آفس ہے جس میں ہم لوگ رہتے ہیں؟ کیسر خان کے لفظ برانچ آفس سے میں کافی محسوس ہوا۔ پھر بھی میں نے کہا، تمہارا کیا مطلب ہے کیسر خان؟ سحر ادھر بھی غلط لوگ ہی رہتا ہے، چلو ذرا گیٹ کھولو، اندر کا حال بھی دیکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے صاحب، کیسر نے کہا اور نیچے اتر کر گیٹ کھولا۔ اس میں کوئی تالا وغیرہ نہیں پڑا ہوا تھا۔ گیٹ کھولنے کے بعد وہ گاڑی اندر لے گیا اور پھر گیٹ بند کرنے کے لیے اترنے لگا تو میں نے کہا، نہیں، کھلا رہنے دو۔ اس نے گاڑی آگے بڑھا دی اور تھوڑا سا آگے بڑھتے ہی ہمیں بائی سمت، جو تھوڑا سا درختوں کی آڑ میں تھا لیکن پورا ہی پورچ کا ایک حصہ تھا، تائی جان کی شاندار قیمتی کار کھڑی ہوئی نظر آئی اور میری آنکھیں مینی خیز انداز میں پھیل گئیں۔ کیسر خان نے بھی کار دیکھ لی، لیکن اس نے کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ اس وقت یوں لگ رہا تھا جیسے اس عمارت میں کسی زندہ انسان کا کوئی وجود نہ ہو، لیکن تائی جان کی گاڑی کا کھڑے ہونا اس بات کو تقویت دیتا تھا، اور کوئی یہاں نہ ہو، کم از کم تائی جان ضرور موجود ہیں۔ میں نے کیسر خان سے کہا، کیسر خان تم یہاں رکو، میں اندر ہو کر آتا ہوں۔ صاحب آپ حکم کرو تو میں بھی آپ کے ساتھ چلوں۔ نہیں کیسر خان، تم ایسا کرو، گاڑی کا رخ بدل لو، گیٹ بند کرنے کی ضرورت نہیں، ممکن ہے ہمیں یہاں سے بھاگنا پڑے۔ ویسے اس بات کے امکانات نہیں ہیں کیونکہ میں بھاگنے والوں میں سے نہیں، پھر بھی تم یہاں چوکس رہو، میں اندر ہو کر آتا ہوں۔ میں نے کہا، پھر گاڑی سے اتر کر تائی جان کی گاڑی تک پہنچا۔ اس بات پر مجھے تعجب تھا کہ اگر تائی جان یہاں آئی ہیں تو ان کے ڈرائیور کو گاڑی کے آس پاس ضرور موجود ہونا چاہیے تھا، یا پھر ان کا ڈرائیور بھی ان کے ساتھ ہی اندر عمارت میں موجود ہے۔ بہرحال میں نے عمارت کے اندر قدم رکھ دیا۔ پہلے بھی اس عمارت کو دیکھا تھا، لیکن اس وقت جو کچھ دیکھ رہا تھا وہ واقعی ناقابل فہم تھی۔ عمارت 100% وہی تھی، لیکن اس قدر اجاڑ اور ویران کہ یقین نہ آئے۔ دفتن میں چونک پڑا، ایک سرسراہٹ سنائی دی۔ میں نے جلدی سے پلٹ کر دیکھا تو مجھے بہت سے چوہے نظر آئے جو دوڑ لگاتے ہوئے دیوار میں بنے ہوئے سوراخوں میں داخل ہو گئے۔ مجھے شدید حیرت ہوئی۔ میں نے ایک بار پھر کمرے پر نگاہیں دوڑائیں۔ اس کے کئی دروازے اور کھڑکیاں نظر آئیں جن پر بے حد خوبصورت بیل بوٹے بنے ہوئے تھے۔ کمرے کی چھت بھی مجھے خاصی بلند محسوس ہوئی۔ ابھی میں ادھر ادھر دیکھ ہی رہا تھا کہ سامنے والے دروازے کا پردہ ہلا
और मुझे यूं लगा जैसे कोई उस पर्दे को हटा कर कमरे में झांक रहा है। लेकिन जैसे ही मेरी निगाह उस तरफ उठी, झांकने वाला एकदम से गायब हो गया। कौन है ताई जान, कहाँ है आप? मैंने आवाज़ दी, लेकिन मेरी आवाज़ कमरे में गूंज कर रह गई। मैं तेजी से उस पर्दे की जानब बढ़ा जिसकी दूसरी तरफ मुझे कोई नजर आया था। उधर भी एक बड़ा सा कमरा था जिसे मैंने पहले नहीं देखा। हालांकि सीजा ने मुझे कोठी दिखाई थी, मैंने उस कोठी की बड़ी तारीफ की थी, लेकिन इस वक्त ये सब कुछ नाकाबिले फहम था। मैं हैरत से फटी फटी आंखों से ये सब कुछ देख रहा था और मेरी समझ में कुछ नहीं आया। एक बार फिर मैंने उस दूसरे कमरे में निगाहें दौड़ाईं। कमरे की दीवारों पर कई बड़ी बड़ी तस्वीरें लगी हुई थी, लेकिन उन पर गिर्द की मोटी तह जमी हुई थी। मैंने गौर से उन तस्वीरों को देखा, लेकिन पहचान नहीं सका कि ये तस्वीरें किसकी हैं। एक खास बात और थी कि कमरे के हर गोशे में मुझे छोटे छोटे सौराख नजर आए और उन्हीं सौराखों से जर्द जर्द आंखें चमक रही थी। हल्की हल्की सी सरसराहटें भी महसूस हो रही थी। मेरे खुदा, ये सब क्या है? अचानक ये घर आखिर किस तरह तब्दील हो गया? कमरे में मुझे एक और अजीब चीज़ नजर आई। दाएं जानब स्याह रंग का एक मोटा सा रस्सा लटक रहा था जो लंद होता हुआ तारीक छत तक चला गया था। मैंने रस्से के करीब जाकर उसे छू कर देखा। जैसे ही मैंने उसे छुआ, मुझे मदम मदम आवाज़ें सुनाई दी जैसे घंटियां बज रही हों। मैंने रस्से को छोड़ दिया और पलट कर देखा, लेकिन जो कुछ वहां देखा उसे देखकर मेरे बदन में हल्की सी सर्द लहर दौड़ गई। मैंने उस ऊंची कुर्सी को नहीं देखा था जिस पर तरह तरह के नक्शो निगार बने हुए थे, लेकिन इस वक्त जो मैंने देखा तो मुझे उस कुर्सी पर कोई बैठा हुआ नजर आया। स्याह लिबास में मलबूस एक शख्सियत जिसकी सुर्ख आंखें अंगारे की मानद दहक रही थी, वो मुझे घूर रही थी। उसका बाकी बदन स्याह लिबादे में छुपा हुआ था। मेरे जबड़े भींच गए। मैंने कुर्सी की जानब कदम बढ़ाए तो अचानक ही स्याह रंग के लिबास में मलबूस शख्सियत अपनी जगह से उठी और तेजी से बाहर जाने वाले दरवाजे से निकलकर गायब हो गई। मैंने उसका पीछा नहीं किया। कमरे में एक बार फिर मौत की सी खामोशी छा गई। मैं इधर उधर देखने लगा कि कोई चीज़ मेरे हाथ आ जाए तो मैं यहाँ मौजूद पुरइसरार शख्सियत का मुकाबला करूँ। मैं फिर उस कमरे से बाहर निकल आया और सोचने लगा अब मुझे क्या करना चाहिए। ताई जान का पता नहीं था, जबकि उनकी गाड़ी मैंने बाहर देखी थी। कमरे से बाहर निकलने का इरादा करते हुए मैं उस रस्से के पास से फिर गुजरा और मेरा पांव अचानक ही फिसल गया। मैंने गिरने से बचने के लिए रस्से का सहारा लिया। जो ही रस्सा खींचा, मुझे सामने वाली दीवार का एक हिस्सा खिसकता हुआ नजर आया। उससे तेज रोशनी बाहर फूट पड़ी थी और इस रोशनी ने कमरे के माहौल को मुनव्वर कर दिया। लेकिन ये जगह खिलते ही एक अजीब ही भयानक आवाज़ मेरे कानों में उभरी। आवाज़ बहुत हैरान कुन थी। कोई ऊंची आवाज़ में हू कर रहा था। मैंने एक लम्हे के लिए सोचा और उसके बाद दीवार के सिरक जाने से बनने वाले रास्ते की जानब कदम बढ़ा दिए। दूसरी तरफ रोशनी में कुछ सीढ़ियां नजर आईं। मेरे कदम उन सीढ़ियों की जानब उठ गए और मैं आहिस्ता आहिस्ता वो सीढ़ियां तय करने लगा। कोई 10 सीढ़ियां थी और उसके बाद एक वसीओ अरीज हाल। लेकिन उस हाल में भी मुझे जो मंजर नजर आया उसने मुझे दम बखुद कर दिया। जो रोशनी जहाँ फैली हुई थी वो चिरागों की रोशनी थी और ये चिराग जिस जगह रखे हुए थे वो नाकाबिले यकीन थी। ये सफ़ेद रंग के सांप थे जो कुंडली मारे सर उठाए एक घेरा बनाए हुए बैठे थे और चिराग उनके सरों पर रोशन थे। लेकिन चिराग भी बहुत अजीब थे। उनकी रोशनी आम चिरागों जैसी नहीं थी, बल्कि उनमें जो कुछ जल रहा था वो भी नाकाबिले यकीन था। ये इंसानी उंगलियां थी जो उन चिरागों में रखी हुई थी और उनके सिरों से सफ़ेद रंग की रोशनी फूट रही थी। सांप जो दायरा बनाए बैठे थे उसके अंदर 2 इंसानी वजूद नजर आ रहे थे। उनमें से एक चौकी पर बैठा हुआ था और दूसरा उसकी तरफ रुख किए जिसकी पुश्त मेरी जानब थी। चौकी पर जो शख्सियत बैठी हुई थी एक निगाह में उसे पहचाना जा सकता था। ये 100% ताहरा खानम थी जो एक लंबा चुगा पहने हुए जो कई रंग का था। उनके सर के बाल 2 चोटियों की शक्ल में गूंदे हुए थे और ये चोटियां उनके शानों पर
लहरा रही थी। बड़ा अजीबोगरीब हुलिया बना रखा था उन्होंने। उनकी आंखें बंद थीं और उनके सामने जो इंसानी वजूद पुश्त किए हुए बैठा था और जिसके हलक से वो बेहानक हू की आवाज़ उबर रही थी, वो भी एक निगाह में पहचाना जा सकता था। ये गोरनी थी, 100% गोरनी, जो घुटने मोड़े बाअदब बैठी हुई आहिस्ता आहिस्ता हिल रही थी और उसके मुंह से हू की आवाज़ निकल रही थी। फिर अचानक ही ताई जान की निगाहें मेरी जानब उठी। उन्होंने चौंके बगैर मुझे देखा और फिर दोनों हाथों से सांपों को मुझे जगह देने का इशारा किया। सांप एक तरफ से हट गए और ताई जान की आवाज़ उभरी, आओ शहाब बैठो। गोरनी ने हिलना और हू करना बंद कर दिया, लेकिन मैं इस दायरे में दाखिल नहीं हुआ, बल्कि 2 कदम आगे बढ़कर थोड़ा उन दोनों के करीब हो गया और फिर मैंने कहा, मैं बैठने नहीं आया, बल्कि ये देखने आया था कि आपकी पैदा करदा इस मखलूक का क्या हाल है जो पहले ही मुझे देखकर गायब हो गई थी। मैं आपसे बात करना चाहता हूँ ताई जान, तो बात करो। वैसे मैं तुम्हें बताऊं कि तुम रास्ते खुद ब खुद बंद करते जा रहे हो। तुमने एक जंग अपने आप पर मुसल्लत कर ली है। शुहाब, तुम ये जंग हार जाओगे, अपने आप को संभालो। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ ताई जान कि आप लोग क्या चाहते हैं। आपको मालूम है कि ये सारा खेल शुरू करने में मेरा कोई हाथ नहीं। बस यूं समझ लीजिए कि इत्तफाकात रास्ता बनाते रहे। मैं तो अपने पापा की तलाश में मनामा छोड़कर यहाँ आया था। मुझे यहाँ के याम की पहली ही रात अजीबोगरीब वाक़यात से वास्ता पड़ा। मैं नहीं जानता था कि यह सब कौन है और यहाँ आते ही मेरे दुश्मन हो गए। ताई जान का एक बेहानक कहका फिजा में बुलंद हुआ और उन्होंने उंगली उठाकर कहा, सारी दुनिया एक ही बात कहती है कि ना आगही इंसान को नडर बना देती है। अगर तुम वाकिफ होते कि ये आछी मखलूक क्या है और किस तरह तुम पर हावी हो सकती है, तो तुम्हारे दिल की हरकत ही बंद हो जाती। लेकिन तुम अजीबोगरीब हरकतें करते रहे हो। सफीना ने तुम्हें देखा और तुमसे मुतासर हो गई। वो तुम्हारी तरफ बढ़ना चाहती थी, लेकिन तुमने अपनी बदनसीबी पर मोहर लगा दी और सफीना को अपने हाथों से कत्ल कर दिया। ताई जान, 1 मिनट। अब आप जब हमारी जज बनी हैं तो इंसाफ की बात कीजिए। मैं तजस्सुस में डूबकर इस इमारत में पहुंचा और वो बिल्ली मेरे रास्ते में आ गई। बिल्कुल इत्तफाक था कि मेरे हाथ में पकड़ी हुई लकड़ी ज्यादा ताकत से उसके सर पर पड़ी और वो मर गई। अब मुझे बताइए, इसमें मेरा क्या कसूर? वो मर गई, लेकिन तुम तस्लीम करोगे कि तुम्हारे हाथों मरी। एक माँ अपनी बेटी की मौत बर्दाश्त नहीं कर सकी। गोरनी तुमसे इश्क नहीं करने लगी, वो सिर्फ अपनी बेटी के जिस्म में दाखिल होकर उसे जिंदा कर लेना चाहती है। ये उनके अपने मामलात हैं। लेकिन चौंका तुम सफीना के मतलूब थे और वो तुमसे मोहब्बत करने लगी थी, इसलिए मजबूरी हो गई कि अगर तुम गोरनी से शादी कर लो तो फिर वो सफीना के जिस्म में दाखिल हो सकती है, वरना नहीं। बात समझ रहे हो ना? तुमने एक अमल किया है, उसके नतीजे में तुम पर यह जिम्मेदारी आयद हो गई है। लेकिन अगर तुमने ऐसा ना किया तो तुम ये समझ लो कि गोरनी तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगी। वो तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा रही, इसलिए कि शायद तुम कभी उसकी बात मानने पर तैयार हो जाओ, वरना वो तुम्हें लम्हों में हलाक कर दे। क्या समझे? और अगर मैं ये बात ना मानूं तो आप लोग क्या करेंगी? जो कुछ भी होगा तुम्हें अभी इसका अंदाज़ा नहीं। तुम्हारी ये बेखौफी अदम वाकफियत की बुनियाद पर है। मेरी रहनुमाई कीजिए ताई जान। अगर मैं आपसे ये मालूम करना चाहूँ कि बाकी मामलात क्या हैं, चलिए गोरनी की बात तो आप छोड़ दीजिए। वो जगह और ये सब कुछ क्या है, लंबी कहानी है शहाब। तुमने बरसों के साथ रहने वालों के दरमियान तफरका डाल दिया है। गीती आरा बेगम ने ही क्या कम खराबियां पैदा कर रखी थी कि तुम भी आ गए और तुमने खुद को एक और फरीक बना लिया। आह, क्या दिलचस्प कहानी सुना रही हैं आप। थोड़ी सी तफसील और बताएं मुझे। हाँ, मैं चाहती हूँ कि तुम थोड़ी सी तफसील समझ लो, ताकि उसके बाद जो कुछ हो समझदारी के आलम में हो, वरना नुकसान उठाओगे, कोई फ़ायदा नहीं। वो थोड़ी सी तफसील क्या है ताई जान? बराह करम मुझे आगाह कीजिए। हाँ, ये हो सकता है कि हकीकतों से वाकिफ़ होने के बाद मैं इन हकीकतों से मुत्तफिक हो जाऊं। चौकी पर बैठी हुई ताई जान के चेहरे पर
खशूनत के आसार थे। वो खूनी निगाहों से मुझे देख रही थी। फिर उन्होंने कहा, ये एक बाकायदा इबादी है और इस आबादी में दो अलग अलग ख्यालात रखने वाले तबके आबाद हैं। हाजी साहब सफ़ेद पोशों की रहनुमाई करता है। उनके अकायद भी मुख्तलिफ हैं। ये सदियों से यहाँ रहते हैं। छोटी मोटी चखलसें चलती रहती हैं और ये इनका हल तलाश कर लेते हैं। लेकिन तुम्हारी वजह से एक बड़ा तनाज़ा पहली बार पैदा हुआ है। उसका हल ज़रूरी है। दादी अम्मा का क्या किरदार है? मैंने ताई जान के इंकशाफात से दिलचस्पी लेते हुए कहा। गीती आरा बेगम, ताई अम्मा ने नफरत भरे लहजे में कहा और फिर बोली, वो सिर्फ मेरी दुश्मन हैं। क्यों? उनका ख्याल है कि उनके बेटे को मैंने कत्ल किया है। पापा को? मैंने धड़कते हुए दिल के साथ पूछा। नहीं, वलायत अहमद की बात कर रही हूँ। ताई जान ने एक सनसी खेज इंकशाफ किया और मेरे बदन में सर्द लहरें दौड़ गईं। गोया बड़े ताया अब्बू की मौत भी मशकूक है, वरना दादी अम्मा का ये ख्याल क्यों होता। लेकिन तअज्जुब की बात है कि फूफो जहां आरा बेगम ने ना ही ताया मुमताज़ अहमद खान ने उस बात का कोई तज़किरा किया। यहाँ तक कि रियाज साहब ने भी इस बारे में कोई बात नहीं की। ज़रा हैरानी की बात थी। ताई जान जैसे किसी ख्याल में खो गई। उन्होंने कहा कि गीती आरा बेगम ने सिर्फ इस ख्याल के तहत मुझसे दुश्मनी का आगाज़ किया। मेरी ही दुश्मनी की बिना पर वो हाजी साहब की तहवील में आ गई और उन्होंने उनसे रजू किया, जिसके नतीजे में उन्हें दुनियावी मामूलात तर्क करने पड़े और दुनिया की निगाहों में वो कोमा में चली गई। लेकिन असल में उन्होंने मेरी दुश्मनी में ये रास्ता इख्तियार किया और अपनी ज़िंदगी की तमाम ज़रूरतें तर्क कर दी। वो सिर्फ मुझे ज़िक्र पहुंचाना चाहती हैं और उसके लिए अमल पैरा हैं। उन्होंने मेरे बहुत से रास्ते बंद किए हैं। आप वाकई मेरे दिल में घर करती जा रही हैं ताई जान। मुझे इन वाक़यात का पहले कोई इल्म नहीं था। अगर मुझे ये सब कुछ मालूम हो जाता तो मेरा रवैया ही बदला हुआ होता। अच्छा, अब आप मुझे एक बात बताइए। चलिए ठीक है, दादी अम्मा इस शक की बिना पर कि उनके बेटे वलायत अहमद को आपने कत्ल किया है, आपकी दुश्मन बन गई। लेकिन आपका उनसे क्या ताल्लुक है? ताई जान सही महीनों में मेरे झांसे में आ गई। मैंने मैंने अल्फाज अदा किए थे और यकीनन वो यही समझी होंगी कि मैं नरम हो रहा हूँ और उनसे मुत्तफिक होने जा रहा हूँ। मैंने कहा, आप खुद कैसे उनमें शामिल हुई? नहीं, मैं उनमें शामिल नहीं हुई। पुरइसरार अलूम की दिलचस्पी मेरे बचपन का शौक़ था और मैंने इस शौक़ की तकमील के लिए न जाने क्या क्या पापड़ बेले हैं। यहाँ तक कि मुझे एक अकीदे का पैरोकार बनना पड़ा और ये अकीदा खरातून का अकीदा है जो बेशुमार अलूम से नवाजता है और दुनिया भर के ऐश कदमों में डाल दिए जाते हैं। मैंने अपने इल्म और अकीदे का सहारा लेकर बहुत कुछ हासिल किया है। तुमने इस दिन तकरीब में देखा होगा कि लोग किस तरह एक देवी की तरह मेरी पूजा करते हैं। ये सब कुछ मेरे अपने इल्म और मेहनत का नतीजा है और यही पेशकश मैं तुम्हें कर रही हूँ। सरफराज मुझसे मुत्तफिक हो चुका है। मैं चाहती हूँ कि तुम गोरनी से शादी कर लो और उसके बाद तुम्हें जो कुछ मिलेगा तुम सोच भी नहीं सकते। सरफराज को वो सब कुछ नहीं मिल सकता क्योंकि वो सिर्फ मेरा पैरोकार होगा, लेकिन तुम बराह रास्त उन लोगों में शामिल हो जाओगे और अगर तुम इनमें शामिल हो गए तो तुम ये समझ लो कि हमारे तुम्हारे इख्तिलाफात ख़त्म हो जाएंगे। तुम हम में से एक होगे और गोरनी यकीनन हर तरह तुम्हारी मदद करेगी क्योंकि वो तुम्हारी बीवी होगी। अरे तुम सोच भी नहीं सकते कि तुम्हें क्या मिल जाएगा। बहुत वक्त लगाया तुमने, बड़े घाटे के सौदे किए, लेकिन इंसान को जब भी अकल आ जाए ये मौजूद है, गोरनी इसे खुशखबरी सुना दो। ताई जान एक बात और बताइए, आप जब आपके पास इस कदर वसाइल है तो फिर आप भाई जान के जरिए हमारी जायदाद की तरफ निगाहें क्यों दौड़ा रही हैं? कुछ बातें ऐसी होती हैं जो सीगा राज में रहनी चाहिए। और फिर गीता आरा से मेरी बराह रास्त लड़ाई है, मैं उन्हें भी कुछ दिखाना चाहती हूँ। एक बात और बताइए ताई जान, पापा की मौत कैसे वाक़या हुई? मैं नहीं जानती, बिल्कुल नहीं जानती, ताई जान अजीब से लहजे में बोली।
साफ पता चल गया था कि वो कुछ छुपा रही हैं। मैंने कहा, ताई जान, क्या दादी अम्मा को पापा की मौत पर भी इस बात का शक तो नहीं है कि उसकी मौत का जरिया भी आप हैं? मैंने कहा, ना, मुझे नहीं मालूम, उसके बारे में कुछ नहीं जानती मैं। चलिए एक आखिरी बात और बता दीजिए, क्या हुमा खातून और उनके बच्चे आप ही की तख्लीक हैं? ताई जान का चेहरा एक बार फिर बिगड़ने लगा। चंद लम्हात वो खूनी निगाहों से मुझे देखती रहीं, फिर गुर्राए हुए लहजे में बोली, तुम खुद को बहुत ज्यादा चालाक समझ रहे हो। अपनी दानस में तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो। मैं तुम्हारे दिल में मौजूद एक एक बात पढ़ सकती हूँ। नहीं ताई जान, नहीं, नाराज होने की बात नहीं। जब किसी को अपने करीब लाया जाता है तो उसके साथ नरमी से पेश आना पड़ता है। वैसे भी मैं आपका भतीजा हूँ, रिश्ता भी है मेरा आपसे, और आप मुझे कुछ नए रिश्तों में शामिल होने की दावत दे रही हैं। नरम रहिए ताई जान, नरम रहिए। जितने सवालात तुम मुझसे कर चुके हो, मैंने एक अच्छे जज्बे के तहत उनके जवाबात दिए हैं, लेकिन बेशुमार सवालात ऐसे हैं जो हम में शामिल होने के बाद तुम्हारे इल्म में आएंगे और तुम्हें उनका सही जवाब मिल सकेगा। बोलो, ये गोरनी मौजूद है, इसके साथ समझौता करोगे? मुझे क्या करना होगा ताई जान? आओ फिर चिरागों के इस हिसार में आ जाओ, इसे हाथ पकड़कर उठाओ और इसे दिलासा दो कि तुम इससे शादी कर लोगे। इसे सुकून आ जाएगा और ये अपना मकाम पा लेगी। मुझे इन जादू टूनों के बारे में कोई सही इल्म नहीं। मैं तो एक मस्त बैल की मानद था जो किसी चीज की परवाह नहीं करता था और बेखौफी से सारे काम कर लेता। पहले तो मैं इस हिसार में दाखिल नहीं होना चाहता था, लेकिन अब मेरे दिल में कहके मचल रहे थे। मैं ताई जान को अपना खेल दिखाना चाहता था। चुनाचा मैं उसके हिसार की जानब बढ़ा और सफेद सांप जिनके सरों पर दिए जल रहे थे घबरा कर इधर उधर मुंतशिर होने लगे। गोरनी की हू रुक गई थी। मैं आगे बढ़ा और फिर अचानक ही मैंने पूरी कुव्वत से एक लात गोरनी की पुश्त पर मारी और गोरनी कलाबाजी खा गई। उसकी गर्दन जैसे उसने संभाल कर अपने शानों से जोड़ रखा था कि कई फुट बाल की तरह लड़क कर दूर जा गिरी और गोरनी जमीन पर तड़पने लगी। मैंने हंसते हुए आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ा और कहा, उठो, आओ मैं तुम्हें सही मकाम की सैर कराऊं। गोरनी की कटी हुई गर्दन से जो दूर पड़ी हुई थी एक बेहानक चीख निकली। उसने पूरी कुव्वत से अपना हाथ मेरे हाथ से छुड़ाया और अंधों की तरह उठकर एक तरफ भागी। दूसरे लम्हे वो चौकी पर बैठी हुई ताई जान से टकराई और ताई जान के हलक से भी एक चीख निकल गई। इसे रोकिए मेरी प्यारी ताई जान, इसे रोकिए, मैं इसे बड़ी खुशखबरी देना चाहता हूँ। मैं आगे बढ़ा, लेकिन ताई जान भी घबरा कर खड़ी हो गईं। उन्होंने गोरनी को एक तरफ धक्का दिया और उनका चेहरा अंगारे की तरफ चमकने लगा। तावीज जो तूने पहना हुआ है, अगर तेरे गले में ना होता तो मैं तुझे ऐसा मजा चिखाती कि तू मौत के बाद भी याद रखता। तेरे पूरे जिस्म पर कोड़ उभर आता और मैं इस कोड़ में आग लगा देती। तुझे इस आग की अज़ियत सारी जिंदगी अपने बदन में महसूस होती। ताई जान के इन अल्फाज पर पहली बार मुझे अपने गर्दन में पड़े हुए तावीज का ख्याल आया। ये तावीज मुझे मुर्शिद की कब्र से मिला था और कैसर खान ने इसका मोमजामा करा के बड़ी अकीदत से मेरी गर्दन में डाल दिया था। ये तावीज मुझे इस तरह तहफ़्फ़ुज़ देगा, मैंने ख्वाब में भी नहीं सोचा था। मगर ताई जान, मैं तो आपकी हदायत पर ये सब कुछ कर रहा हूँ। मैं आगे बढ़ा तो ताई जान चौकी से उछलकर नीचे उतर गई और बोली, पीछे हट, बहुत ज्यादा चालाक बनने की कोशिश मत कर। देख लूंगी मैं तुझे और तेरे हमदर्दों को। तुझे जल्द अंदाजा हो जाएगा कि मेरी दुश्मनी क्या चीज है। मगर मैं तो आपका दोस्त हूँ ताई जान, मुझे अभी कुछ और बातें भी आपसे मालूम करनी हैं। बेचारे चौधरी अरफान का कत्ल, मुर्शिद की मौत, मेरे पापा की मौत, आपका इन तीनों मौतों से क्या ताल्लुक है? मैं कहती हूँ पीछे हट और बाहर निकल जा, वरना नुकसान उठाएगा। ताई जान ने कहा और फिर अचानक ही उन्होंने अपने दोनों हाथ उठाए। सफेद सांप एकदम से इस तरह मुंतशिर होकर भागे जैसे उन पर आग बरसा दी गई हो। गोरनी अंधों की तरह दौड़ती हुई एक दीवार से टकराई और उसमें समा गई। यही कैफियत उसके सर की हुई थी। चिरागों के बुझ जाने से तय खाने में घोर अंधेरा छा गया और कुछ ही लम्हों के बाद मुझे महसूस हुआ कि वहां किसी इंसानी जिंदगी का वजूद नहीं। कुछ देर मैं वहीं खड़ा रहा,
गहरी गहरी सांसें लेता रहा। दिलो दिमाग में हलचल मची हुई थी, बहुत कुछ जहन में आ रहा था, लेकिन अब इस तय खाने में खड़े रहने से कोई फायदा नहीं था। मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए। चुनाचा मैं वापस चल पड़ा और कुछ देर के बाद बाहर आ गया। कैसर खान इत्मीनान से गाड़ी से कुछ फासले पर एक जगह बैठ गया था। मुझे देखकर जल्दी से खड़ा हुआ और मेरे करीब आकर बोला, वापस चले साहब? हाँ। मैं कैसर खान के बराबर का दरवाजा खोल कर बैठ गया। एक निगाह मैंने ताई जान की गाड़ी की तरफ देखा, वो उसी तरह खड़ी हुई थी। कैसर खान गाड़ी स्टार्ट करके आगे बढ़ा ले गया और हम गेट से बाहर निकल आए। कैसर खान खामोश था, जरूरत से ज्यादा। वैसे भी नहीं बोलता था। मैं जानता कि उसके दिल में बहुत से सवालात जन्म ले रहे होंगे, लेकिन इस वक्त तय खाने में होने वाले वाक़ये के बारे में सोच रहा था। दफतन ही मेरे जहन में गर्दन में पड़े हुए तावीज़ का ख्याल आया तो मैंने कहा, मुर्शद की कब्र पर चलना है कैसर खान? जी साहब, कैसर खान बोला और उसने गाड़ी का रुख उस जानब कर दिया। मेरा जहन ख्यालात में डूबा हुआ था। कितना ज़बरदस्त फ़ायदा पहुंचा मुझे मुर्शद के दिए हुए तावीज़ से। मेरे दिल में मुर्शद के लिए बड़ी अकीदत पैदा हो गई। फिर मैंने दादी अम्मा के बारे में सोचा। जो इंकशाफ ताई जान ने दादी अम्मा के बारे में किया था वो भी इंतहाई अनोखा था। गोया दादी अम्मा ने ये ज़िंदगी जानबूझकर अपनाई है। खैर, मेरे साथ तो उनका सलूक बुरा नहीं था, लेकिन एक तरह से वो भी मजबूर थी। वो खुलकर हमारे सामने नहीं आ सकती। फिर डॉक्टर इश्तियाक उनका क्या इलाज कर रहे हैं। डॉक्टर इश्तियाक की शख्सियत के बारे में मुझे ये अंदाज़ा हो गया कि वो एक पुरअसरार शख्सियत का मालिक है और हो सकता है वो भी इन हालात से पूरी तरह आशना हो। बहरतौर इन सोचों के दरमियान रास्ता तय हुआ और मैं कब्रिस्तान पहुंच गया। मैंने कब्रिस्तान के सिरे पर बनी हुई दुकान से बहुत से फूल और अगरबत्तियां खरीदी। फिर मुर्शद की कब्र पर जाकर लड़कों से पानी मंगवाया। मुर्शद की कब्र पर पानी डाला, फूल डाले, अगरबत्तियां जलाई और फिर फातह ख्वानी करने लगा। उसके बाद मैंने कहा, मुर्शद, आपकी मोहब्बत, आपकी अनायत का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। इस तावीज़ की करामत आज सही महीनों में मेरे जहन में वाज़े हुई है। आपने जिस तरह मुझ पर नजर अनायत की, उसका सिला मैं नहीं, अल्लाह ताला ही आपको अता कर सकता है। बस इससे ज़्यादा मैं और क्या कहूँ। मेरी बहन दानिया उनका शिकार ना हो जाए, उसके लिए दुआ फरमाइए, और अगर मुमकिन हो सके तो उसके लिए कोई तावीज़ वगैरह दीजिए। ना जाने क्यों मैं देर तक वहाँ रुक कर इस बात का मुंतज़िर रहा कि मुमकिन है मुर्शद की कब्र से मुझे कोई और तावीज़ हासिल हो सके, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैं अलविदाई अल्फाज कहे तो कैसर खान उठकर मेरे साथ चल दिया। फिर अचानक ही थोड़ा सा फासला तय करने के बाद मुझे कुछ ख्याल आया और मैंने कहा, कैसर खान, ताई जान की कोठी की तरफ चलना है। कैसर खान ने खामोशी से गर्दन हिला दी। सफ़र जारी रहा और थोड़ी देर के बाद मैं ताई जान की आलीशान कोठी में दाखिल हो गया। वहाँ मैंने ताई जान की कार देखी। उसका मतलब था कि वो वापस आ गई। गाड़ी से उतरकर मैं अंदर दाखिल हुआ। एक मुलाजमा मेरे पास आ गई। मैंने उससे पूछा कि ताई जान घर में हैं? हाँ, वो ड्राइंग रूम में मौजूद हैं, आइए। मैं एक दिलचस्प सूरत हाल को जहन में रख कर ड्राइंग रूम में दाखिल हो गया तो मैंने ताई जान को एक मैगजीन के मुताले में मसरूफ़ पाया। उनका चेहरा बिल्कुल शिफाफ था, सफ़ेद रंग की खूबसूरत साड़ी में मलबूस, वैसे भी बुलंदो कामत और दिलकश नकूश की मालिक थी। इस वक्त बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। थोड़ी देर पहले मैंने उनका जो रूप देखा था, अगर कोई अजनबी उन दोनों शक्लों का मुआजना करता तो ख्वाब में भी नहीं सोच सकता था कि थोड़ी देर पहले की वो मकरू शक्ल इस वक्त उस खुश शक्ल में तब्दील हो गई है। उन्होंने गर्दन उठाकर मुझे देखा और एक दिल आवीज़ मुस्कुराहट मेरे होंठों पर फैल गई। शुक्र है कि तुम्हें इस तरह मेरे पास आने का ख्याल तो आया। आओ बैठो, कैसे हो? ताई अम्मा के ये अल्फाज मुझे बहुत कुछ समझा रहे थे और मैंने उनके सामने सोफे पर बैठते हुए ये फैसला किया कि मुझे उनके साथ किस अंदाज में पेश आना है। सुनाओ, सब लोग खैरियत से हैं? जी ताई जान, बिल्कुल ठीक हैं सब लोग। अफशा बेगम ने मेरे पास ना आने की कसम खा रखी है। वैसे एक बात कहूँ शहाब, तुमने तो ज़िंदगी घर से बाहर गुजारी, तुम कहाँ ख़ानदानी उलझनों में फंस गए। मैंने तुम्हें हर तरह तुम्हें मदद की पेशकश की है। उस दिन मैंने तुम्हें जिन लोगों से मिलाया था वो इस कदर काम के लोग हैं कि अगर अपने बिजनेस का आगाज़ करके
तुम उनमें से किसी का सहारा तलब करोगे तो हैरान रह जाओगे कि क्या इस तरह भी लोग किसी की मदद कर सकते हैं, जबकि ये अलग बात है कि तुम पर कोई तवज्जो नहीं दे रहे और अपने ही उलझनों में फंसे हुए हो। एक बात मैं तुमसे और कहूँ शहाब, देखो बहुत कुछ है तुम्हारे पास, इतना कुछ कि तुम पाकिस्तान के अमीर तरीन लोगों में शुमार किए जा सकते हो। खानदान के इन झगड़ों में ना पड़ो जिनसे तुम्हें कुछ हासिल ना होगा। अपना मुस्तकबिल बनाओ, बड़े आदमी कहलाओ और अपनी नस्लों का तहफ़्फ़ुज़ करो। आप ठीक कह रही हैं ताई जान, लेकिन एक बात बता दीजिए, गोरनी से शादी करके मेरी जो नस्ल वजूद में आएगी उसका क्या मकाम होगा? मैंने ताई जान की आंखों में देखते हुए कहा। मेरे इस सवाल पर उनकी आंखों का जो रंग बदला वो देखने के काबिल था, लेकिन उन्होंने फौरन ही अपने उस कैफियत पर काबू पा लिया। कुछ लम्हे के लिए वो खामोश हो गई, फिर उन्होंने सर्द लहजे में कहा, बाद अमूर में मेरा इल्म अभी नामुकम्मल है, फिर भी कुछ बातों का तज्जिया करके मैं नतीजा अखज़ कर लेती हूँ। गोरनी के बारे में तुम्हें जो मशवरा दिया है वो तुम्हारे मफाद में बेहतरीन है। अरशाम की क्या हकीकत है, इंसान की हकीकत क्या होती है? उन्होंने उल्टा सवाल कर डाला, लेकिन मैं उनके सवाल से मरऊब नहीं हुआ। मैंने फौरन ही एक खतरनाक सवाल कर डाला, थोड़ी देर पहले आप कहाँ थी? मेरे इस सवाल पर ताई जान की भुएं तन गई। फिर उन्होंने कहा, क्या ये सवाल गुस्ताखी पर महमूल नहीं? इस सवाल का मेरी जिंदगी से गहरा ताल्लुक है। सुबह से मैं अपने घर में हूँ। ताई जान, थोड़ी देर पहले आप अरशाम की पुरअसरार कोठी के तय खाने में थी। आपको यकीनन मेरी और अरशाम की पिछली मुलाकात के बारे में भी तफसील मालूम होगी, जब उन्होंने मुझे खाना पेश किया था और उसमें लंबे लंबे कीड़े तैर रहे थे। क्या तुम अपना दिमागी तवाज़न खोते जा रहे हो? क्या फजूल बातें कर रहे हो? यहाँ मेरा हर मुलाजम इस बात की गवाही देगा कि मैं सुबह से घर पर मौजूद हूँ। मुझे यकीन है कि आपके सारे मुलाजम यही गवाही देंगे। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले मेरी आपकी मुलाकात अरशाम की कोठी के तय खाने में हुई थी और आपने मुझे समनाबाद वाले घर के बारे में तफसील बताई थी। दादी अम्मा के बारे में आपने जो कुछ बताया था, उफ, इसका मतलब है कि मैं अपने इल्म में आगे बढ़ती जा रही हूँ और वो मुझसे खौफजदा हो गए हैं। सुनो मेरे बच्चे, जो कुछ मैं कह रही हूँ उसे गौर से सुनो। अगर ऐसी कोई बात है तो तुमने मुझे कुछ देर पहले कहीं और देखा है, तो मैं वो नहीं थी। मैं जो इल्म हासिल कर रही हूँ, जिस इल्म में मुझे शदीद मेहनत के बाद कामयाबी हासिल होती जा रही है, कुछ पुरअसरार कुव्वतें नहीं चाहती कि मैं इस इल्म की तकमील कर सकूं। वो तरह तरह से मेरे रास्ते रोक रही हैं। बेशक मेरा कुछ ताल्लुक उनसे ज़रूर है जो गोरनी के हमदर्द हैं, और उन्हीं की ख्वाहिश पर मैंने तुमसे ये कहा था कि तुम गोरनी से शादी कर लो, तुम्हें फ़ायदा होगा। लेकिन जो कुछ हो रहा है वो गैर मुनासिब है और तुम नुकसान उठाने की कैफियत में हो। ताई जान, आप जो मेरी पुश्त पर हैं, वैसे सच कह रहा हूँ, मैं तो खैर एक इंतहाई ना तजर्बेकार लड़का हूँ। आपका और मेरा क्या मुकाबला? आप बहुत ज़हीन हैं। आपने जो ये दोहरा रूप इख्तियार किया है वो बेमिसाल हसीयत का हामिल है। आप एक तरफ मुझे हुलिया बदल कर मशवरे देती हैं और दूसरी तरफ अपने आप को इस किरदार से गैर मुतअल्लिक साबित कर देती हैं। यही उस दिन भी आपकी कोठी में हुआ था। मगर ताई जान, इत्तफाक की बात यह है कि मैं भी बड़ा ज़िद्दी हूँ। मैं किसी चीज़ से खौफजदा नहीं होता। मैं आपको मंजरे आम पर ले आऊँगा। ताई जान, मैं आपसे रहनुमाई चाहता था, एक अच्छी रहनुमाई, लेकिन मैं क्या करूं? आप किसी एक बात पर टिकती ही नहीं हैं। ज़रूरत से ज़्यादा बदतमीज़ी कर रहे हो। जाओ, अपने आप को बचा कर यहाँ से निकल जाओ। मैं बहुत कोशिश कर रही थी कि तुम्हें इस घोस्ट हाउस से निकाल लूँ और उस घर की नहुसत ख़त्म हो, लेकिन तुम नहीं मान रहे। तुम तिलस्म का शिकार हो, एक गलत तिलस्म का, और मेरी पेश गोई है कि तुम शदीद नुकसान उठाओगे। आपके होते हुए भी मैंने मुस्कुरा कर कहा, चरब जुबान मत बनो, मुझे मजबूर मत करो कि मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाने पर उतर आऊं। आपने तो कोई कसर नहीं छोड़ी ताई जान, लेकिन बहरहाल देखते हैं कि वक्त क्या फैसला करता है। वैसे आपका प्रोग्राम अच्छा है। आप रूप बदल कर मुझे सारी हकीकतों से आगाह करती हैं और पेश कर कशकश करती हैं कि मैं आपके हलके में शामिल हो जाऊं, जो खरातून की सरकर्दगी में काम कर रहा है। लेकिन ताई जान, अब मैं खुलकर गीती आरा बेगम से ये फरमाइश करूंगा कि मुझे हाजी साहब के हलके में शामिल करें।
तबाह हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे, कुछ नहीं बचेगा तुम्हारे पास। मैं तुम्हें एक बार फिर आगाह करती हूँ, क्योंकि ताई जान ने जुमला अधूरा छोड़ दिया। मैं हंसता हुआ वापस पलटने लगा। फिर मैंने कहा, इस तावीज़ का एहतराम मेरे सर आंखों पर है, वरना मैं अभी इस से अपनी गर्दन से उतार कर आपके गले में डाल देता और आपको लुत्फ ही आ जाता। क्या ख्याल है, ऐसा करके देखूं? मैंने तावीज़ की तरफ हाथ बढ़ाया। ताई जान गुस्से से उठ खड़ी हुई। निकल जाओ मरदूद, और आज के बाद मेरी कोठी के गेट के अंदर कदम रखा तो मैं तुम्हें खाकस्तर कर दूंगी। निकल जाओ। ताई जान हल्क फाड़ कर चीखी और मैं हंसता हुआ वहां से निकल आया। बाहर निकलकर मैंने मुर्शिद के लिए दुआए मगफरत की, जो मेरी भरपूर हिफाजत कर रहे थे। मेरे अंदर एक मस्ती सी पैदा हो चली। जो कुछ हो रहा था वो बहुत ही दिलचस्प था और मुझे अब उसमें मज़ा आने लगा। सिर्फ इतनी सी बात थी कि मेरी बहन और मेरी माँ को कोई नुकसान नहीं पहुँचना चाहिए, और उसके लिए मुझे मुर्शिद ही से मदद मांगनी थी, क्योंकि उनका दिया हुआ तावीज़ मेरे लिए अक्सीर साबित हो रहा था। इन सारी बातों को मैंने पहले भी घर वालों से मख्फी रखा था। आज भी वापस आने के बाद मैंने कोई खास तज़किरा उनसे नहीं किया। ज़ाती मामलात अगर ज़ात तक ही रहें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। फिर एक दिन हमें अदालत की जानिब से समन मिला। समन मामा के नाम था और उसमें हम दोनों भाइयों को भी तलब किया गया था। ताया अब्बू हमारे साथ थे। बड़ा अजीब सा लग रहा था अदालत में किसी केस के सिलसिले में पेश होते हुए, लेकिन बहरहाल हम में से कोई गैर मुतमिन नहीं था। समन मौसूल होते ही मैंने सबसे पहले नादर खान को फ़ोन पर बात करने की कोशिश की, लेकिन हर तरह की कोशिश नाकाम रही। नादर खान से मोबाइल तक पर बात नहीं हो सकी, उसका मोबाइल बंद था। बहरहाल ये तसव्वुर तो जहन में नहीं आया कि वो गैर मुखलस आदमी है, लेकिन उसके ना मिलने से उलझन ज़रूर हो गई। लेकिन कमरे अदालत में पहुंचकर जी खुश हो गया। नादर खान और ज़ाहिर हुसैन सर जोड़े बैठे हुए थे और उनके दरमियान यकीनी तौर पर कोई अहम गुफ्तगू हो रही थी। दोनों के चेहरे शगुफ्ता नजर आ रहे थे। हमें देखा तो फौरन ही हमारे पास पहुंच गए। आप कहाँ गायब थे जनाब? मैंने फ़ोन पर फ़ोन किए, मोबाइल तक बंद था। नहीं, मोबाइल बंद नहीं था, बल्कि एक हादसे का शिकार होकर मरहूम हो गया है। हाँ, थाने अलबत्ता नहीं जा रहा, आउट ऑफ सिटी था, कुछ मसरूफियात हो गई थी, आज ही वापस आया हूँ। हम कमरा अदालत तक पहुँच ही गए। मैं ज़ाहिर हुसैन से मुखातब हुआ। हाँ शहाब, असल में ये सारे काम कुदरत के हैं। कुदरत किसी पर इस तरह की इंशत नुमाई कैसे कायम रहने देती? जरिया पैदा होता है और ये जरिया नादर खान साहब बने। नादर खान साहब ने इस सिलसिले में जो मेहनत की है, मैं उन्हें इस मेहनत के लिए 10 मरतबा सल्यूट कर चुका हूँ। ये मेहनत ये फ़राइज़ की बजा आवरी के सिलसिले में की जा सकती थी, ना किसी लालच की बुनियाद पर। यह सिर्फ कुदरत का अमल है जिसने उन्हें इस तरह आप लोगों के लिए मोम किया, और उन्होंने इम्तियाज़ अहमद मरहूम की शख्सियत को दागदार नहीं होने दिया। मैं मामा और ताए अबू हैरानी से ज़ाहिर हुसैन को देख रहे थे, जिनका चेहरा जोश से सुर्ख हो गया था। इससे पहले कि हम इस बारे में कुछ और गुफ्तगू करते, जज साहब चैम्बर से नमूदार हुए और अदालत में मौजूद तमाम लोगों ने खड़े होकर उनका इस्तकबाल किया। जज साहब अपनी कुर्सी पर बैठ गए, हम लोग भी खामोश होकर बैठ गए। वकील सरदार अली बेग खड़े हुए और उन्होंने कहा, हजूरे वाला, ये जायदाद की तकसीम का तनाज़ा है। मरहूम इम्तियाज़ अहमद का ताल्लुक पाकिस्तान ही से था। वो जिम्मेदार थे और अपने भाइयों के साथ ज़िंदगी बसर कर रहे थे। फिर कुछ वजूहात की बिना पर वो मुल्क से बाहर चले गए। कुछ अरसा लंदन वगैरह में रहे और उसके बाद बहरीन में सेटल हो गए। उन्होंने बाहर रहकर खूब कमाई की और वहीं शादी भी कर ली। उनकी बेगम मोहतरम अफशां खातून से 3 बच्चे पैदा हुए, जो माशाल्लाह अब जवान हो चुके हैं। मरहूम इम्तियाज़ अहमद खान पाकिस्तान आते जाते रहे और यहाँ उन्होंने अपने ज़बरदस्त असासे बनाए। कुछ अरसा कबल उनकी मौत वाक़या हो गई, जो गैर तबी मौत भी कही जा सकती है। इस सिलसिले की तफ्तीश ख़त्म हो चुकी है और इस मौत के लिए किसी को जिम्मेदार करार नहीं दिया जा सकता, चुनाचा ये फाइल बंद हो गई। मरहूम चौका पाकिस्तान आते रहते थे। गालबन उन्होंने यहाँ क़याम के लिए
खुफिया तौर पर एक शादी कर ली। ये शादी मोहतरमा हुमा खातून से की गई और तकरीबन 10 या 11 साल पहले हुई। उनके भी 3 बच्चे हैं, 2 बेटे और 1 बेटी। और अब जबकि जायदाद की तकसीम का मसला सामने आया तो उसके लिए हुमा खातून ने भी अपने हिस्से का मुतालबा कर दिया, जबकि मोहतरमा अफशा खातून इस बात को तस्लीम नहीं करती कि मरहूम ने यहाँ शादी की थी। अगर वो इस बात को तस्लीम कर लेती तो जायदाद की तकसीम का तनाज़ा मुख्तलिफ होता, लेकिन वो इस बात को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं हैं और उनके वकील साहब ने इस बात को चैलेंज किया है कि मरहूम की शादी के सिलसिले में जो सबूत दिए जा रहे हैं वो जाली हैं। मैं अदालत आलिया से दरख्वास्त करता हूँ कि मोहतरमा हुमा खातून को उनका जायज़ हक दिलवाया जाए जो इन कागजात की रोशनी में मुकम्मल तौर से बनता है। ये कहकर सरदार अली बेग ने उन तमाम सबूतों की फाइल जज साहब को पेश की और जज साहब उनका मुतालिया करने लगे। जज साहब ने एक निगाह फाइल को देखा और फिर बोले, अफशा खातून के वकील साहब का क्या मौक़िफ़ है? ज़ाहिर हुसैन साहब खड़े हो गए और बोले, मोहतरम आला, मैं मरहूम इम्तियाज़ अहमद साहब के बारे में ये सफाई पेश करना चाहता हूँ कि मरहूम इंतहाई आला किरदार के मालिक, अपनी बेगम और बच्चों से मुखलिस इंसान थे। मोहतरमा अफशा खातून का मौक़िफ़ है कि मरहूम कभी उनके एतमाद को नहीं तोड़ सकते। अगर किसी मजबूरी के आलम में भी उन्होंने पाकिस्तान में दूसरी शादी की थी तो यकीनन वो अपनी बेगम और बच्चों को एतमाद में लिए बगैर ऐसा ना करते। शादी के ये कागजात जाली हैं और सिर्फ दौलत हासिल करने के लिए मरहूम की मौत के बाद ये स्कैंडल खड़ा किया गया है जो बिल्कुल नाकाबिले यकीन है। निकाहनामा, दोनों की 7 तस्वीर, बच्चों की मौजूदगी, ये सारी चीज़ें जो सबूत के तौर पर पेश की गई हैं, उनके बारे में आपका क्या मौक़िफ़ है वकील साहब? हजूरे वाला, ये कंप्यूटर एज है और कंप्यूटर के ज़रिए इस तरह के जाली कागजात बआसानी तैयार कराए जा सकते हैं। इन कागजात को आराम से झूठा साबित किया जा सकता है। वकील ज़ाहिर हुसैन साहब, आपके ये अल्फाज सिर्फ मोहतरमा हुमा खातून के लिए तौहीन आमेज ही नहीं बल्कि आपका ये चैलेंज बहुत से लोगों को मुतासर करता है और इन कागजात को झूठा कहने पर आपके खिलाफ मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं। आप जिस चीज़ को गलत साबित कर रहे हैं उसके लिए आपको सबूत पेश करना पड़ेंगे। जनाबे वाला, हम इस सिलसिले में सबूत पेश करेंगे, इस मौक़िफ़ को जहन में रखा जाए। ठीक है, 3 दिन के बाद की तारीख दी जाती है। जज साहब अपनी जगह से उठ गए। किसी और केस के लिए उन्हें तैयारी करने के लिए चैम्बर में जाना पड़ा। लोग कमरा अदालत से बाहर निकल आए। ज़ाहिर हुसैन और नादर खान हमारे साथ थे। हम सब खामोश थे। अलबत्ता सरफराज भाई ने ज़ाहिर हुसैन से कहा, ज़ाहिर हुसैन साहब, मेरी खुद भी यही दिल्ली ख्वाहिश है कि जायदाद के सिलसिले में चाहे कुछ भी हो लेकिन मेरे बाबा की पोजीशन साफ हो जाए। देखें क्या होता है। फिर अगली पेशी वाले दिन मैं, मामा और ताया अब्बू अदालत की जानिब चल पड़े। फिर जज साहब चैम्बर से बाहर निकलकर कुर्सी अदालत पर आ बैठे। सरदार अली बेग साहब ने अपनी जगह संभाल ली और ज़ाहिर हुसैन अपनी जगह जा बैठे। आज जज साहब ने सबसे पहली फाइल हमारी ही केस की खोली। कुछ लम्हे वो फाइल की वर्क गर्दानी करते रहे। फिर उन्होंने सरदार अली बेग की तरफ देखते हुए कहा, जी वकील साहब, आप अपनी मौकला के मौक़िफ़ में और क्या कहना चाहते हैं?